हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज का टॉपिक है हमारा द फर्स्ट गल्फ वार। और जैसा कि आपको पता है 2020 और 21 के सेशन में सीबीएसई के द्वारा कुछ नए टॉपिक को क्या किया गया है, ऐड किया गया है आपके सिलेबस में। तो उन्हीं में से एक टॉपिक है जिसका नाम है द फर्स्ट गल्फ वार। तो ये क्या है फर्स्ट गल्फ वार और इसमें क्या है आपके लिए, इन्हीं सभी चीज़ों को इस पार्ट में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से इराक अपने फाइनेंशियल लॉस की वजह से कुवैत पे हमला कर देता है, जिसका परिणाम आगे चल के एक फुल फ्लैश वार के रूप में देखा जाता है और इसी होल पीरियड को ही द फर्स्ट गल्फ वार के नाम से जाना जाता है। तो इन्हीं सभी चीज़ों को हम यहाँ पे डिटेल में चर्चा करेंगे। और तो चलिए फिर दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा फर्स्ट गल्फ वार, ठीक है। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से वो देश हैं जो इस फर्स्ट गल्फ वार में क्या है शामिल है, ठीक है। तो अगर उनके जियोग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो ये सब के सब देश हैं, सेंट्रल एशियाई के आसपास ये सारे देश पड़ते हैं, ठीक है। मुख्य तौर पे इसमें शामिल है आपका इराक, इधर इसका पड़ोसी मुल्क है सऊदी अरबिया और ये इसका पड़ोसी मुल्क ईरान, और जस्ट इन्हीं देशों के आसपास ये कुवैत भी यहाँ पे क्या करता है, लाइज करता है, ठीक है। अगर हम इराक के रूलर की बात करें तो यहाँ का जो रूलर था उसका नाम था दोस्तों सद्दाम हुसैन। ऐसा माना जाता है कि इराक के बर्बादी का जो एकमात्र जो कारण या फिर एक कोई व्यक्ति विशेष है वो कौन माना जाता है, सद्दाम हुसैन माना जाता है। इस फर्स्ट गल्फ वार को आपको पढ़ के क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार क्यों ऐसा माना जाता है कि जो सद्दाम हुसैन है इराक के बर्बादी का एकमात्र कारण माना जाता है, ठीक है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट गल्फ वार। और अगर हम बात करें फर्स्ट गल्फ वार के स्टोरी को लेके, ठीक है, आखिरकार ये स्टोरी या फिर ये जो फर्स्ट गल्फ वार है इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, ठीक है। तो इसकी जो शुरुआत जो मानी जाती है वो माना जाता है ड्यूरिंग द पीरियड 1980-1988 का वार माना जाता है, ठीक है। ये जो पीरियड था 1980 से लेकर 1988 तक का, इस पीरियड में इराक और ईरान का एक घमासान युद्ध चलता है और यह युद्ध एक लंबे समय तक चलता है, ठीक है। और यह जो युद्ध का जो परिणाम निकल के आता है वो एक दोनों ही देशों के लिए काफ़ी ज़्यादा क्या माना जाता है, इकोनॉमिकली लॉस माना जाता है। तो जो इराक और ईरान का जो युद्ध का जो रिजल्ट निकल के आता है वो उसका परिणाम ये होता है कि $100 बिलियन का क्या होता है, इराक को लॉस होता है, ठीक है। और यही लॉस कुछ ईरान को भी होता है, ठीक है। तो अब हुआ ये कि इराक में अंदर ही अंदर उसका जो इंटरनल सिस्टम था या फिर इराक में के जो लोग थे, इस लॉस की वजह से वहाँ पे इकोनॉमिकली थोड़ी सी क्या आने लग गई थी, प्रॉब्लम आने की, जिस वजह से सद्दाम हुसैन के खिलाफ आवाज़ें उठना शुरू हो गई थी। लेकिन सद्दाम हुसैन ने इस लॉस से बचने के लिए, ठीक है, उसकी ओर से ये बयान आया कि ये जो लॉस है वो इस ईरान इराक के वार से ये लॉस नहीं है, इसका जो इम्पैक्ट है या फिर जो इसका कारण है वो है सऊदी अरबिया और कुवैत, इसका कारण उसने बोला, ठीक है। तो यानी इसने ब्लेम किस पे लगा दिया, सऊदी अरबिया और कुवैत के ऊपर इसका ब्लेम लगा दिया कि यह जो लॉस है वो किसके वजह से हो रहा है, सऊदी अरबिया और कुवैत की वजह से हो रहा है, ठीक है। और मुख्य तौर पे इसने जो टारगेट किया वो टारगेट किसको करा, इसने कुवैत को टारगेट किया, ठीक है। कुवैत ये इसका पड़ोसी मुल्क, ये रहा आपका ये कुवैत, ठीक है, इराक का जस्ट पड़ोसी मुल्क, ठीक है। इसने कुवैत के ऊपर आरोप लगाते हुए बोला कि जो कुवैत है वो क्या कर रहा है, एक्सट्रैक्टिंग मोर ऑयल देन रिक्वायर, ठीक है। तो एक तरह से सीधा सा मतलब है कि जो कुवैत है वो क्या कर रहा है, एक तरह से क्रॉस डीलिंग ऑफ ऑयल कर रहा है, यानी ऑयल की क्या कर रहा है, वो क्रॉस डीलिंग कर रहा है। क्रॉस डीलिंग का सीधा सा मतलब ये है कि जो ओपेक है, ओपेक एक संस्था है, ठीक है, ये रहा जो ओपेक है वो एक संस्था है, यानी एक तरह से कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी वो देश जो देश क्या करते हैं, ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में या फिर इंटरनेशनल मार्केट में, उन सभी देशों को मिला के एक संस्था बनाई गई जिसका नाम क्या है, ओपेक है, ठीक है। अब ये ओपेक के एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था है, ये क्या करती है, एक लिमिट सेट करती है कि कौन सा देश कितना मतलब ऑयल को क्या कर सकता है, एक्सट्रैक्ट कर सकता है और इंटरनेशनल मार्केट में क्या कर सकता है, बेच सकता है, ठीक है। तो
ओपेक के द्वारा एक लिमिट डिसाइड हो रखी है, ठीक है। अब इसी लिमिट को क्रॉस किसने किया? कुवैत ने करा। ऐसा आरोप किसका था? इराक का, वो भी किसके ऊपर? कुवैत के ऊपर, ठीक है। जिस वजह से उसने ये बोला कि जो कुवैत है वो लगातार क्या कर रहा है? क्रॉस डीलिंग कर रहा है, ठीक है। और ये जो क्रॉस डीलिंग कर रहा है वो अपने क्षेत्र में नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है? जैसे ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, बॉर्डर वाला जो इराक और जो कुवैत का जो बॉर्डर है, ठीक है, ये क्या कर रहा है? अपने ऑयल रिजर्व से एक्सट्रैक्ट करने के बजाय वो क्या कर रहा है? ये जो इराक का जो बॉर्डरी एरिया है, उस पर्टिकुलर एरिया को वो क्या कर रहा है? वहाँ से तेल निकाल रहा है और इंटरनेशनल मार्केट में क्या कर रहा है? बेच रहा है। जिस वजह से इंटरनेशनल मार्केट में तेल के जो दाम है वो क्या हो रहे हैं? गिरते चले जा रहे हैं, ठीक है। अब नॉर्मल सी बात है, अब होता क्या है कि जो इंटरनेशनल जो मार्केट है वहाँ पे तेल का जब सप्लाई ज़्यादा होने लग जाएगा तो जाहिर सी बात है उसके डिमांड पे फ़र्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा, और इसका सीधा इम्पैक्ट उसके प्राइस पे जाता है, ठीक है। जो डिमांड एंड सप्लाई के कंसेप्ट माना जाता है, ये इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो जिस वजह से इंटरनेशनल लेवल पे ऑयल के प्राइस क्या होने लग गए थे? डाउन होने लग गए थे, ठीक है। और इसका परिणाम ये था कि जो इराक था उसको हर साल $1 बिलियन का क्या होने लग गया था? लॉस होने लग गया था, ठीक है। यानी एक्सीडिंग प्रोडक्शन एवरी ईयर लॉस $1 बिलियन। और इराक को इस एक्सीडिंग प्रोडक्शन ऑफ ऑयल के वजह से इराक को क्या होने लग गया था? इंटरनेशनल मार्केट में $1 बिलियन का हर साल लॉस होना शुरू किया था। और ऐसा लॉस ईरान के भी साथ हो रहा था और जितने भी ऑयल प्रोडक्शन वाले देश थे उन्हीं के साथ भी ये हो रहा था। लेकिन जो सबसे ज़्यादा लॉस जो फेस कर रहा था वो कौन कर रहा था? इराक कर रहा था, ठीक है। अब जिस वजह से यह मसला बहुत ज़्यादा क्या हो गया? बिगड़ गया, ठीक है। और अंततः जो इराक था इसने आरोप किसके ऊपर लगाया था? कुवैत के ऊपर लगाया था, ठीक है। तो इन दोनों देशों ने मिलकर आपस में क्या किया? इसके ऊपर चर्चा करा और इन दोनों के बीच के मसले को सॉल्व करने के लिए एक टेबल कॉन्फ्रेंस रखी गई 1990 में, ठीक है। तो 1990 में टेबल कॉन्फ्रेंस रखा गया और इसमें यहाँ पे बातचीत करी गई और अंततः यह तय किया गया, यानी जो इराक ने ब्लेम लगाया कुवैत के ऊपर कि आप हर जाने के तौर पे हमें $10 बिलियन क्या करेंगे? पे करेंगे। यानी कुवैत पे $10 बिलियन टू इराक, लेकिन जो कुवैत था वो $10 बिलियन वो पे नहीं करा, उसने $9 ही वो क्या कर $9 बिलियन ही वो क्या कर पाया? पे कर पाया। जिस वजह से $1 बिलियन न पे करने की वजह से परिणाम यह निकल के आया कि जो इराकी फोर्सेस थी उसने कुवैत पे क्या कर दिया? हमला कर दिया। यानी जो इराकी फोर्सेस थी उसने क्या करा? कुवैत पे हमला कर दिया। वो भी किस दिन हमला करा इसने? 2 अगस्त 1990 को इसने क्या कर दिया? कुवैत पे हमला कर दिया, ठीक है। जिस वजह से कुवैत पूरी तरह से किसके कैप्चर में आ गया? इराक के अंडर कंट्रोल में आ गया, ठीक है। और अब हुआ ये कि जैसे अगर हम ध्यान दें यहाँ पे, तो जो इराक ने क्या किया? हमला कर दिया किसके ऊपर? कुवैत के ऊपर, ठीक है। अब जो कुवैत के जो लोग थे वो पूरी तरह से किसके कंट्रोल में आ गए? इराक के कंट्रोल में आ गए। अब जो कुवैत वाले जो लोग थे वो धीरे धीरे बॉर्डर क्रॉस कर करके एज अ रिफ्यूजी के तौर पे सऊदी अरेबिया में क्या करने लग गए? वो एंटर करने लग गए, ठीक है। और धीरे धीरे यह जो रिफ्यूजी का जो मतलब कह सकते हैं कि लोगों का जो लगातार रिफ्यूजी की तरह सऊदी अरबिया में जो एंटर कर रहे थे, इस वजह से अब सऊदी अरबिया के इकोनॉमी पे फ़र्क पड़ने लग गया और इसको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होने लग गई। परिणाम स्वरूप सऊदी अरबिया इस मुद्दे को कहाँ पे लेके चला गया? यूएनओ में लेके चला गया। यानी इसने किसको जाके इन्फॉर्म करा? यूनाइटेड नेशन को इन्फॉर्म करा कि इस तरह की हरकतें इराक ने किया है किसके ऊपर? कुवैत के ऊपर, ठीक है। तो सीधी सी बात है, आफ्टर 2 days अ ह्यूज रिफ्यूजी इन सऊदी अरबिया, और रिफ्यूजियों की तादाद लगातार सऊदी अरबिया में क्या होने लग गई? बढ़ना शुरू हो गया, ठीक है। और अंततः
जब यह बात यूएनओ में पहुंचा तो यूएनओ क्या आ गया, एक्शन में आ गया और उसने डिसाइड करा कि भाई कुवैत को क्या किया जाए, फ्री किया जाए। लेकिन इराक ने इस तरह के किसी भी डिसीजन लेने से उसने क्या कर दिया, मना कर दिया। उसने बोला कि हम कुवैत को फ्री नहीं कर सकते जब तक वो $1 बिलियन का हर्जाना पे नहीं करेगा। और दूसरी चीज़, अब हम कुवैत पे पूरी तरह से क्या कर चुके हैं, कंट्रोल कर चुके हैं, तो इस वजह से अब हम उसको फ्री नहीं कर सकते। ऐसा बयान किसकी ओर से आया, इराक की ओर से आया, यूएनओ के। अंततः इराक की इकोनॉमी पे यूएनओ ने क्या कर दिया, बैन लगा दिया। इसकी इकोनॉमी पे क्या लगा दिया गया, बैन लगा दिया गया, ठीक है। और जब इराक नहीं माना तो यूएनओ के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया और इस ऑपरेशन को आपके एनसीईआरटी में ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और अंततः इस ऑपरेशन डेजर्ट में करीब करीब 6,60,000 ट्रूप्स ने यानी सेनाओं ने इसमें क्या किया, पार्टिसिपेट करा। और लगभग ये कितनी कंट्रीज़ इसमें शामिल थी, 34 कंट्रीज़ की सेनाएं इसमें क्या थी, शामिल थी। अब ये 34 कंट्रीज़ की सेनाएं कैसे, देखिए हर देश के पास एक अपना रिजर्व फोर्सेस का क्या होता है, बैंक होता है। ज़रूरत पड़ने पे वो रिजर्व फोर्सेस यूएनओ को क्या करी जाती है, प्रोवाइड करी जाती है, ठीक है। और एक पर्टिकुलर नेशन को क्या बना दिया जाता है, उसका लीडर्स बना दिया जाता है, ठीक है। तो जिस वजह से लगभग 34 देशों की जो ट्रुप्स थी, 6,60,000 जो सेनाएं थी, उन्होंने मिलकर क्या किया, इस ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म को क्या किया, संभाला। अगर हम बात करें इस 6,60,000 ट्रुप्स में लगभग जो 70% जो आर्मी थी वो किसकी आर्मी मानी जाती है, अमेरिका की मानी जाती है, ठीक है। और इस पूरे के पूरे ऑपरेशन को जो लीड कर रहा था वो कौन लीड कर रहा था, नॉर्मन इसके वॉर्जॉफ। इसको पूरे के पूरे मतलब ये इसका मतलब ऑपरेशन का जो जनरल कमांडर था वो कौन माना गया है, नॉर्मन इसके वॉर्जॉफ माना गया है, ठीक है। और इसी ने पूरे के पूरे मैटर को क्या करता है, लीड करता है। और यह जो ऑर्डर पास किया जाता है वो पास किया जाता है जो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे, ठीक है, जो अमेरिकी प्रेसिडेंट थे, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, जॉर्ज H.W. बुश। इनके द्वारा इस इंटरनेशनल ऑर्डर को क्या किया जाता है, पास किया जाता है। किस पे अटैक करने के लिए, इराक के ऊपर अटैक करने के लिए, ठीक है। और जब यह वार स्टार्ट हो जाती है, जब यूएसए और इराक के बीच में यह वार स्टार्ट हो जाती है, तो उसी दौर में सद्दाम हुसैन की ओर से एक इंटरनेशनल बयान आता है कि यह जो वार है ये कोई मामूली वार नहीं है, यह जो वार है इट इज़ कंसीडर एज मदर ऑफ ऑल बैटल। यानी सद्दाम हुसैन के द्वारा बोला गया कि यह कोई मामूली युद्ध नहीं होगा, यह इतना घातक युद्ध होगा, ठीक है। और इस खतरनाक युद्ध का जो एक टाइटल प्रोवाइड किया गया सद्दाम हुसैन के द्वारा, जो बयान दिया गया वो क्या बोला गया, दिस वार इज कंसीडर एज द मदर ऑफ ऑल बैटल। अगर हम इसको हिंदी में समझें तो इसका सीधा सा मतलब है कि यह जो युद्ध है वो सब युद्धों के क्या होगा, बराबर माना जाएगा, ठीक है। ऐसा बयान सद्दाम हुसैन की ओर से आता है, ठीक है। लेकिन सामने कौन है, यूएसए है, ठीक है। और कहते हैं कि 2 दिन के अंदर ही अंदर पूरी तरह से मतलब इराक की सेना को मार मार के इन्होंने क्या कर दिया था, बिछा दिया था, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि यह जो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म जो चला था वो चला था आपका करीब 17 जैन को ये स्टार्ट हुआ था और करीब 28 फ़रवरी तक ये चला था, ठीक है। वैसे तो इन्होंने मतलब 2 दिन के अंदर ही पूरी तरह से इराक को क्या कर दिया था, निपटा दिया था। लेकिन 28 फरवरी इसलिए लंबा पीरियड चला गया क्योंकि 28 फरवरी तक सद्दाम हुसैन ने क्या किया, सरेंडर करने में क्या लगाया, टाइम लगाया, जिस वजह से ये ऑपरेशन 17 जैन से 28 फ़रवरी तक का पीरियड माना गया है, ठीक है। और यह जो वार था, ठीक है, यह एक तरह से देखा जाए कि इराक और यूएसए की आर्मी में टेक्नोलॉजिकल गैप था। एक तरह से कह सकते हैं कि ज़मीन आसमान का गैप था, क्योंकि जहां इराक अपने मतलब लार्ज आर्मी फोर्सेस का इस्तेमाल कर रहा था या फिर मतलब लैंड फोर्स आर्मी का इस्तेमाल कर रहा था, उसी जगह अमेरिका अपने स्मार्ट बॉम्ब्स का इस्तेमाल कर रहा था, स्मार्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा था, जिस वजह से इस वार को कंप्यूटर वॉर के नाम से भी
जाना गया है, क्योंकि यहाँ पे जो अमेरिका ने किसका इस्तेमाल करा, अपने स्मार्ट बॉम्ब्स का इस्तेमाल करा, स्मार्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करा, और इराक को संभलने का भी मौका नहीं मिला, और पूरी तरह से ताश के पत्तों की तरह इराक को पूरी तरह से इसने क्या कर दिया, सफाया कर दिया, ठीक है। और यह जो वार था ये पूरी तरह से इंटरनेशनल लेवल पे लाइव टेलीकास्ट किया गया था। दैट्स वाई दिस वॉर या फिर दिस फर्स्ट गल्फ वॉर इज़ आल्सो नोन एज वीडियो गेम वार, यानी इस जो टेक्नोलॉजिकल गैप का जो वार चल रहा था, इस वार को वीडियो गेम वार के तौर पे भी बोला गया। क्यों? क्योंकि जब ये यूएसए और इराक के बीच में जब ये वार चल रहा था तो पूरी दुनिया इसको लाइव टेलीकास्ट देख रही थी। जैसे हम वीडियो गेम नहीं खेलते, ठीक उस तरह से लोग इसको क्या कर रहे थे, लाइव टेलीकास्ट पे देख रहे थे। इसी वजह से इसको वीडियो गेम वॉर के नाम से भी जाना गया है, वीडियो गेम वॉर। क्योंकि इस वॉर में देखा जाए तो इराक और यूएसए का तो कोई मतलब कंपैरिजन ही नहीं था अगर वॉर के सेंस में देखा जाए, ठीक है। देखिए आमतौर पे क्या होता है कि जब भी कोई वॉर होता है तो इसमें क्या होता है, इकोनॉमिकली फाइनेंशियली नुकसान होता ही होता है, ठीक है। और युद्ध से हमेशा एक ह्यूज मात्रा में क्या होता है, लोगों को भी चोटें आती हैं, मृत्यु भी होती है और हैवी लॉसेस भी होती है, और इकोनॉमी को भी बहुत फ़र्क पड़ता है। लेकिन यह वार एक ऐसा वार था जिसमें अमेरिका ने सिर्फ न कि युद्ध जीता, इसने हैवी ह्यूज अमाउंट में इसने क्या किया, प्रॉफिट भी कमाया इस वार से। क्योंकि जैसा मैंने यहाँ पे एक शब्द बताया था कि 34 कंट्रीज़ की जो रिज़र्व मतलब आर्मी होती है, ठीक है। अब जब यह ऑपरेशन यूएनओ के द्वारा प्रिपेयर किया गया तो बहुत से देशों की रिजर्व आर्मी प्रिपेयर्ड नहीं थी इस वार में पार्टिसिपेटेड के लेके। तो अमेरिका ने बोला कि कोई बात नहीं, आपकी आर्मी नहीं आ सकती, हम अपनी आर्मी को वहाँ पे भेज देंगे, लेकिन उसके मतलब बदले में आपको हमें ह्यूज अमाउंट मतलब पे करना पड़ेगा उस आर्मी के चार्जेस के तौर पे। इस तरह से इसने जर्मनी से भी पैसा लिया, फ्रांस से भी पैसा लिया, और इधर आपका जापान से भी इसने पैसा लिया, जो कि अपने आर्मी भेजने के लिए। और देखा जाए तो जितना आर्मी इस्तेमाल होना चाहिए था वो बिल्कुल भी नहीं हुआ था। इसने सिर्फ एक तरह से कह सके 2 दिन के अंदर ही अपनी स्मार्ट टेक्नोलॉजी बॉम्ब्स का इस्तेमाल करके पूरी तरह से इराक को क्या कर दिया, सफाया कर दिया, और ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म को इसने क्या बना दिया, सक्सेसफुल बना दिया। और फाइनली कुवैत क्या हो गया, यहाँ पे आज़ाद हो गया, ठीक है। तो यह जो वॉर पीरियड था, इसी के पूरे वॉर पीरियड को ही क्या बोला गया है, फर्स्ट गल्फ वार के नाम से जाना गया है, ठीक है। अगर हम बात करें सद्दाम हुसैन की, ठीक है, तो सद्दाम हुसैन ने जो मतलब शासन किया था वो 1979 से लेके करीब 2003 तक ये क्या रहा था, यहाँ पे रूलर के तौर पे जाना जाता है, ठीक है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो मतलब इराक जो मतलब एक बर्बादी का जो कारण माना जाता है वो सारा का सारा क्रेडिट किस व्यक्ति विशेष को जाता है, सद्दाम हुसैन को जाता है, ठीक है। और ये जो ओवरऑल जो ये वार होता है या इसका जो मेन कारण माना जाता है, इन्हीं सभी को या इसी पीरियड को ही क्या बोला जाता है, फर्स्ट गल्फ वार के नाम से जाना जाता है आपके पॉलिटिकली कंटेम्प्रेरी बुक्स में, ठीक है। तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, ठीक है। बाकी जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम एक और न्यू टॉपिक करेंगे जो सीबीएसई के द्वारा आपके सिलेबस में क्या किया गया है, ऐड किया गया है, और वो है आपका अरब स्प्रिंग, ठीक है दोस्तों। तो उसको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे और वहीं पे आपका ये चैप्टर भी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी अगर आपने वीडियोस नहीं देखा है, ठीक है, या अभी इससे पहले के चैप्टर्स आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।